गेट पूरा बंद कर दे, सिर्फ बढ़े दे पूरा। वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारे सेशन में शिक्षण विधियों का जो टॉपिक चल रहा था उसका सेशन में अपन बात कर रहे हैं व्याकरण शिक्षण की। किसकी बात कर रहे हैं आज अपन? व्याकरण शिक्षण की। और व्याकरण शिक्षण से पहले अपन ने पद्य शिक्षण कंप्लीट कर लिया है, गद्य कर लिया है। गद्य में अपन ने अलग अलग जो विधाएं होती है जैसे कहानी हो गई, निबंध हो गया, ये सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज अपना तीसरा सेशन है जो कि भाषा शिक्षण के में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण से निश्चित तौर पर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। व्याकरण शिक्षण। बात करें व्याकरण शिक्षण, व्याकरण का अपन देखें तो व्याकरण का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं शब्दों का अनुशासन, यानी शब्दानुशासन। बिना व्याकरण के हिंदी की कल्पना करना ही क्या है? व्यर्थ है। अपनी जो मेन जो व्याकरण है वह अपनी कहलाती है, आत्मा कहलाती है अपनी हिंदी की। और जो व्याकरण है उसके 7 हाथ माने जाते हैं। कितने हाथ माने जाते हैं? 7 हाथ माने जाते हैं। और व्याकरण शिक्षण क्या है? अपना शब्दों का अनुशासन है। व्याकरण शिक्षण में समन्वय पाठ किस प्रकार होता है? प्रासंगिक पाठ, औपचारिक पाठ और व्यवहारिक पाठ। और इसकी आवश्यकता क्यों है हमारे व्याकरण शिक्षण की? तो शुद्ध प्रयोग के लिए। डायरेक्टली प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी में भाषा में व्याकरण की उपयोगिता में मुख्य तत्व कौन से है? तो आपको ध्यान में रखना है शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण आना बिल्कुल जरूरी है। अब बात करें व्याकरण का, अपन को अगर शिक्षण विधि के द्वारा अपन को देखना है तो इसकी सबसे मेन आप पॉइंट करके, अगर ऑप्शन में आगमन निगमन उपयुक्त सभी दोनों दे रखा है तो आपको आगमन और निगमन दोनों दे रखा है, उसको राइट करना है। वहाँ पर क्या होगी? व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। इसके साथ ही अपन लास्ट में MCQ देखेंगे, उसमें सारी राइट और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करें व्याकरण शिक्षण की विधि की, आगमन और निगमन विधि दोनों क्या चलती है? साथ में चलती है। इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। आगमन विधि अधिक दूसरी जगह भी अपने काम आती है, आपको समझना है। यहाँ पे उदाहरण के लिए आगमन क्या होगा? आ से आपको ध्यान में रखना है। आ मतलब उदाहरण, गमन मतलब जाना, यानी उदाहरण से किधर चलेंगे अपन? नियम की ओर। पहले उदाहरण आएंगे फिर क्या आएगा? नियम आएगा। यानी उदाहरण से सीधा अपन अगर नियम की तरफ चल रहे हैं वो विधि क्या कहलाएगी? अपनी आगमन। और यहाँ पे देखो निगमन, या नी मतलब नियम, क्या हो जाएगा अपना? नी मतलब क्या हो जाएगा? नियम। नियम से अपन अगर चलेंगे जाना, यानी नियम से अगर अपन उदाहरण की तरफ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपना निगमन। अपने इन शब्द से ही वहाँ पे अपन को पकड़ना है। यदि आगमन दे रखा, आ मतलब क्या हो जाएगा? अपना उदाहरण, गमन मतलब जाना, यानी किस तरफ जाना? उदाहरण से नियम की ओर। अब यहाँ पे देखो निगमन, नी मतलब नियम और गमन मतलब मैंने आपको बताया था जाना, यानी नियम से किधर जाएंगे अपन? उदाहरण की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? नियम से उदाहरण निगमन विधि के अंतर्गत आ जाएगा। आगमन विधि में कितने चरण होते हैं? डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगमन विधि में चरण होते हैं। आगमन विधि किस तरफ बढ़ती है? तो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ती है। और इसमें कितने चरण होते हैं? दिमाग में फिक्स कर लो, 4 चरण माने गए हैं। कौन कौन से चरण है? सबसे पहले क्या आएगा? अपना उदाहरण आएगा। उदाहरण का अपन क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे, फिर नियम निकालेंगे, और नियम का फिर अपन क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। यानी 4 चरण आपको पॉइंट करके याद कर लो बिल्कुल। और इसी का उल्टा क्या है? अपना निगमन। इसमें क्या आ जाएगा? नियम, फिर आ जाएंगे उदाहरण, फिर निरीक्षण, और अंतिम में क्या हो जाएगा? परीक्षण। यानी निगमन और आगमन दोनों आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उदाहरण से नियम की ओर और निगमन नियम से उदाहरण की ओर, दोनों में 4-4 चरण है, 4-4 चरण है। और इनमें कौन कौन सा? उदाहरण, निरीक्षण, नियम, परीक्षण। और इधर क्या हो जाएगा? नियम आएगा, फिर उदाहरण आएंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, और अंतिम में दोनों में परीक्षण माना जाएगा। अब इसकी उपयोगिता अपन देखें। आगमन विधि में उपयोगिता देखें तो क्या होती है? यह स्थायी होती है, जबकि नियम डायरेक्टली अपन ने बता दिया। जैसे कि अभी अपन, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपन संधि पढ़ा रहे हैं, उसमें पहले संधि का कोई नियम बता दिया मैंने, और नियम बताने के बाद अगर मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ तो वो क्या सी विधि कहलाएगी? निगमन विधि। और पहले मैं आपको 2-4 उदाहरण बता देती हूँ, फिर इसके अंतर्गत आपको नियम समझाती हूँ, और समझाते हुए आपको सिखाती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? अपना
आगमन विधि, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, स्थायी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जबकि यहाँ पर बच्चा अस्थायी ज्ञान प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर छात्र क्या है, सक्रिय, जबकि यहाँ पर छात्र क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। अब यहाँ पर अपन देखें, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो आगमन विधि है वो किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के, जबकि निगमन विधि किसमें आएगी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। यहाँ पर कौन से सिद्धांत काम कर रहा है, खोज के सिद्धांत पर कार्य हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रटने के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। और यहाँ पर अपन एक परिभाषा भी देखते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप से और प्रयोगों के नियम का निरूपण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा हो गई। यहाँ पर डायरेक्टली पूछ ले जाए व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको आंखें बंद कर कर डायरेक्ट ऑप्शन आगमन विधि है। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो अरस्तु माने जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए व्याकरण की सबसे प्राचीन विधि अगर आपको पूछ ले तो वो क्या हो जाएगी, अपनी निगमन विधि। ध्यान रखें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका आंसर उसी अकॉर्डिंग अपन को देना है। तो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, इसके प्लूटो हो जाएंगे। अब बात करें अपन, यहाँ पे पूछ ले आगमन विधि के रूप कितने होते हैं, तो रूप 2 है। कौन कौन से, भाषा संसर्ग विधि और समवाय सहयोग विधि। और निगमन विधि के रूप कितने हैं, तो 2, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। अपन आगमन और निगमन विधि को दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप सीधे ऐसे कैसे नोट्स को अपनी कॉपी में भी कंसल्ट करें। फिर देखें अपन भाषा संसर्ग विधि क्या है, ये आगमन विधि के ही क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। तो अपन देखते हैं ये क्या होती है भाषा संसर्ग विधि। सबसे पहले अपन बात करें भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, तो भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, आगमन विधि का ही क्या है, एक रूप है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को बिना व्याकरण की शिक्षा दिए शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। डायरेक्टली प्रश्न आ जाएगा व्याकरण की वह कौन सी विधि है जिसमें सीधा बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है बिना व्याकरण के ज्ञान के। तो आपको ध्यान में रखना है भाषा संसर्ग विधि, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। विद्यार्थियों को अच्छा लेखक की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती है। ऐसे लेखकों को लोगों के साथ रखा जाता है जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। इस विधि में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। यानी भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है, मोस्टली आप ध्यान रखो, सबसे पहले तो ये क्या है, आगमन विधि का रूप है। इसमें व्याकरण की शिक्षा दिए बिना व्याकरण की शिक्षा के दिए अपन ने उसको बोलना, पढ़ना, लिखना। आप जो हिंदी भाषा बोलते हो उससे पहले क्या आपने अपने व्याकरण सीखी थी, नहीं। डायरेक्टली आप क्या करना प्रारंभ कर दिया, आपने बोलना, करना, पढ़ना, लिखना, ये चीज़ें प्रारंभ कर दी। अपन ने जो शिक्षण विधि से पढ़ा है वो भाषा संसर्ग विधि के द्वारा ही पढ़ा। अपन को किस व्याकरण थोड़ी सिखाई, पूरा आज आप लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई भी भाषा शब्द तोड़ के वाक्य बोल देते हो डायरेक्टली। उससे पहले क्या अपन ने व्याकरण थोड़ी पढ़ी थी, व्याकरण नहीं पढ़ी थी। डायरेक्टली अपन ने क्या करा था, भाषा संसर्ग विधि, यानी डायरेक्टली अपन ने बोलना, लिखना प्रारंभ कर दिया था। बात करें सेकंड रूप की, समवाय या सहयोग विधि। आगमन विधि का ही क्या है, ये रूप माना जाता है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक गद्य पद्य के साथ व्याकरण की शिक्षा देते हैं। जैसे समवाय या सहयोग विधि क्या होती है, जैसे अपन ने कोई लेसन पढ़ा, जैसे नमक का दारोगा, ये कोई लेसन अपन ने पढ़ा है। उस लेसन में आने वाले व्याकरण के शब्द हो गए, वर्ण हो गए, संधि, समास, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वह अध्यापक क्या करेगा, आपको दिशा निर्देश देते हुए सीधा धीरे धीरे सिखाएगा। तो ये क्या कहलाती है, समवाय या सहयोग विधि कहलाती है। इस विधि में व्याकरण की शिक्षा लंबी समवाय के रूप में दी जाती है। समवाय या सहयोग विधि गांधी जी के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए आप यहाँ पर, समवाय या सहयोग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको ध्यान में रखना। गांधी जी का जो बुनियादी सिद्धांत था उस पर क्या है, ये आधारित है। अब अपन बात करें सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या है, इस विधि के अंतर्गत व्याकरण में नियम को छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर व्याकरण की क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। यह विधि संस्कृत भाषा में सबसे अधिक प्रचलित है। हिंदी में इसका प्रयोग न के बराबर होता है क्योंकि हिंदी विकासशील भाषा है। यह हिंदी व्याकरण को सूत्रों में बांध दिया जाए तो भाषा का विकास रुक सकता है। तो ये सूत्र विधि सबसे ज्यादा उपयोगी किस में होती है, संस्कृत में होती है। किस में होती है, संस्कृत में होती है। अब बात करें अपन आगे पाठ्य पुस्तक विधि, तो डायरेक्टली प्रश्न आता है कि
सुग्गा विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है? सुग्गा मतलब जैसे रटू तोता यानी तोता। सुग्गा को संस्कृत में हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता। जो पाठ्य पुस्तक विधि है उसे सग्गा विधि भी कहते हैं। इस विधि में व्याकरण की पाठ्य पुस्तकों द्वारा व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। जो कि अपने पाठ्य पुस्तक अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वह सुग्गा विधि यानी अपने एक व्याकरण की अलग से एक बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। अपन ने गद्य, पद्य, गद्य और व्याकरण, इनकी शिक्षण विधि अपन ने देखी है। व्याकरण के मेन रूप से आगमन, निगमन, और आगमन में भी अपन ने भाषा संसर्ग विधि, उसके बाद अपन ने देखी है पाठ्य पुस्तक विधि, समवाय विधि, ये सारी चीजें अपन ने देख ली है मोस्टली। अब बात करें अपन रचना शिक्षण की। रचना शिक्षण में क्या होगी? रचना दो प्रकार की होती है। रचना का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अपना किसी चीज को सर्जन करना है या फिर बनाना हो गया, जैसे मौखिक रचना और लिखित रचना। इसके अंतर्गत पत्र, लेख, निबंध, वाक्य, कहानी आदि आते हैं। रचना शिक्षण की भी विधियां अपन देख लेते हैं कौन कौन सी है, ताकि अपने कोई भी चीज बाकी नहीं रहे। सबसे पहले आती है चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि में क्या होता है? अध्यापक छात्रों के सामने कोई चित्र प्रस्तुत करता है तथा छात्र को उस चित्र को देखकर वर्णन करने के लिए कहा जाता है। यदि छात्र मौखिक वर्णन करता है तो ये क्या हो जाएगी? अपनी मौखिक रचना हो जाएगी। और लिखित वर्णन करता है तो क्या हो जाएगी? लिखित रचना। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है रचना शिक्षण के लिए चित्र वर्णन विधि, क्योंकि बच्चों को चित्र देखने में शौक होता है और बच्चा चित्र में देखते हुए अपने अनुभव भी साझा करता है। अब होती है अपनी दूसरी विधि देखें अपन रचना शिक्षण की, शब्द प्रदान विधि। इस विधि में अध्यापक अपनी ओर से या छात्रों के सहयोग से शब्द श्यामपट पर लिखता है तथा छात्रों को उस शब्दों को केंद्र में रखकर रचना करने के लिए कहता है। छात्र उस शब्द के केंद्र में रखकर मौखिक या लिखित रचना करता है। यानी शब्द प्रदान, कोई भी शब्द आपके सामने दे दिया जाता है, बच्चा उस शब्द को अपने ध्यान में रखते हुए उस पर रचना करता है। जैसे मैंने बोल दिया कमल या फिर मैंने बोल दिया विद्यालय, तो बच्चा क्या करेगा? उस विद्यालय को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज की क्या करेगा? रचना करेगा और सीखेगा। तो ये कहलाती है शब्द प्रदान विधि। बात करें नेक्स्ट विधि का, वाक्य प्रदान विधि। इसमें क्या हो जाएगा? इस विधि के अंतर्गत अध्यापक द्वारा वाक्य प्रदान किया जाता है। छात्र उस वाक्य को केंद्र में रखकर रचना करता है। शब्द प्रदान में तो क्या हो रहा था? शब्द को ध्यान में रखकर सीख रहा था बालक, जबकि वाक्य प्रदान विधि में वाक्य पूरा दे दिया जाएगा और वाक्य को ध्यान में रखते हुए रचना करेगा। ये क्या होता है? वाक्य उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त माना जाता है। जैसे कोई वाक्य दे दिया कि वर्तमान में पर्यावरण को लेकर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये पूरा वाक्य बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। बच्चा इस वाक्य के इर्द गिर्द अपनी क्या होगा? रचना प्रस्तुत करेगा। यदि मौखिक करता है तो वो मौखिक रचना कहलाएगी और लिखित करता है तो वो क्या कहलाएगी? लिखित रचना कहलाएगी। बात करें अपन आगे की विधि की, जिसमें रचना शिक्षण में अनुकरण विधि है। इसमें क्या होता है? अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श रचना का छात्रों द्वारा अनुकरण किया जाता है। ये क्या होता है? माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बच्चों के लिए उपयोगी होता है। अनुकरण विधि, अध्यापक कोई भी चीज प्रस्तुत करेगा रचना को और उसको देखकर बच्चे क्या करेगा? अनुकरण करेगा, तो वह कहलाती है अनुकरण विधि। बात करें रचना शिक्षण में, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, वाद विवाद विधि हो गई, रूपरेखा विधि हो गई और एक विधि आती है मंत्रणा विधि। और मंत्रणा विधि में क्या होता है अपन देखते हैं। मंत्रणा विधि क्या है? विचार विमर्श। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों की सहायता से किसी विषय पर चयन कर गुरु और शिष्यों के मध्य विचार विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात उस विषय पर छात्रों द्वारा रचना की जाती है। यानी पहले मंत्रणा, यानी अपन कोई मीटिंग करते हैं, जैसे अपन कहीं घूमने जा रहे हैं उससे पहले अपन क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं या फिर मंत्रणा करते हैं। यानी सब मिलकर उस चीज या विषय वस्तु पर अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। उसके बाद मंत्रणा करने पर बालकों को उससे संबंधित रचना करने के लिए कहा जाता है। मंत्रणा विधि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है रचना शिक्षण की। जो नेक्स्ट अपन देखेंगे सेशन में
हिंदी भाषा की नवीन शिक्षण विधियों के बारे में देखेंगे। लगभग अपने 14 विधियाँ अपने अभी बाकी है, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे।